हाँ देखिए बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेई मेन का। एंड बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से। एडवांस में बिल्कुल इसमें से नहीं आ सकता, एडवांस के कोर्स में नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। तो हम बहुत ही जो एनसीईआरटी है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। और जिस तरह के क्वेश्चन अब तक आए हैं वो सब मैं कराऊंगा, जिस तरह के नहीं आए वो भी कराऊंगा। क्योंकि वो आ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है, वो उस तरह के आए नहीं है, बट बहुत चांसेस जल्दी आए। ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कंप्लीट थ्योरी समझने के लिए। क्योंकि इनकी थ्योरी में बेटा चार इक्वेशन है मैक्सवेल की, और कुछ नहीं है। पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उन चार इक्वेशन से एक्सप्लेन होता है। ठीक है। अभी हम उसकी जो फॉर्म पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रल की फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसे ही आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आप बिल्कुल वो डाइवर्जेंस और कर्ल की फॉर्म में उसकी जो फॉर्म है उन चारों इक्वेशंस की पढ़ेंगे। बट वो बिल्कुल बेस है बेटा पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। ठीक है ना। उन चारों इक्वेशन से पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सप्लेन होता है। तो अपन बात करेंगे, उन चार इक्वेशन सारी देखी हुई है हमारी, बस एक हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो उसमें इस डिस्प्लेसमेंट करंट का यूज होगा। ठीक है ना। एक इक्वेशन जो चार है मैक्सवेल की, उसमें एक इक्वेशन हमारी सारी पढ़ी पढ़ी हुई है, वही है बेटा, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और फिर आपने एक एम्पियर्स लॉ पढ़ा था, तो एम्पियर्स लॉ को थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना है अभी, क्योंकि एम्पियर्स लॉ लॉ में मैक्सवेल ने एक कमी देखी। तो उसको दूर करने के लिए उसने ये कंसेप्ट दी है डिस्प्लेसमेंट करंट की। मैक्सवेल का जो, सॉरी, एम्पियर्स का जो लॉ था उसमें एक ड्रॉबैक निकला। ठीक है ना। एक जगह वो मेथड या वो इक्वेशन फेल होने लगी। तो उसके उस फेलियर को दूर करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए एक मैक्सवेल ने एक इक्वेशन दी थी। ठीक है। और फिर उसका लॉ का नाम भी एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ या फिर मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ बोलते हैं फिर उसको। ठीक है। अभी तक जो आपने पढ़ा ठीक है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट करंट की बात नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप बिल्कुल आपको उसमें एम्पियर्स लॉ सफिशिएंट है आपका अभी तक जो पढ़ा आपने। ठीक है ना। बट अगर आप इस तरह की सिचुएशन देखेंगे जैसी बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए आप, कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग व्हेन स्विच कैपिटल एस इज क्लोज। तो आपने अगर एस को क्लोज कर देंगे तो कैपेसिटर चार्ज होने लग जाएगा, बिल्कुल पता है हमको। हम तो इसकी चार्जिंग इस पर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चार्ज कैसे वेरी करेगा, करंट इस सर्किट में एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे वेरी करेगी, अगर मैं एक रेजिस्टेंस और दिखा दूं तो आपको सब कुछ पता है इसके बारे में। ठीक है ना। तो मैं क्या कहने वाला हूँ, देखो, इसके यहाँ पे करंट चल रही है, मान लो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। ठीक है ना। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ये करंट फ्लो कर रही है। अब मैंने यहाँ पर एक ये लूप कंसीडर किया, एम्पीरियन लूप है बेटा। ठीक है ना। एम्पीरियन लूप हमेशा किसी ना किसी सरफेस की बाउंड्री होता है। एम्पीरियन लूप क्या होता है, किसी ना किसी सरफेस की बाउंड्री होता है। तो ये सरफेस है आपकी, डिस्क सरफेस है, उसकी बाउंड्रीज ही है, या ये बाउंड्री इस डिस्क को एनक्लोज करती है एक तरह से। ठीक है ना। तो इस लूप है, एम्पीरियन लूप है, तो हमको इस पर अगर जो अब तक पढ़ा है आपने, अगर वो अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे इस लूप पे, देखिए अप्लाई कर रहा हूँ मैं, कैपिटल ए करके जो मैंने एम्पीरियन लूप दिखा रखा है, मेरे टाइम पे आया करें, शुरू हो जाता है दिक्कत आती है फिर। ठीक है ना। आपने ये जो एम्पीरियन लूप में दिखा रहा हूँ आपको, कैपिटल ए एम्पीरियन लूप है। अब मैंने बहुत लंबी कहानी बोली इसके पहले, चलो अभी देखेंगे वापस। ठीक है। ये एम्पीरियन लूप है आपका, कैपिटल ए। और ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, यहीं से समझिए अभी बाकी सब लोग। ये आप कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा है बैटरी से, स्विच क्लोज करने के बाद, तो इस पर चार्ज कैसे वेरी करता है, टाइम कैसे वेरी करता है, ये आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है। ठीक है। ऐसा कोई बच्चा नहीं जो इसकी इक्वेशन ना लिख सकता हो, कैपेसिटर पर चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इस सर्किट का वो करंट नहीं निकाल सकता हो, ऐसा कोई नहीं है, सबको आता है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक डिस्प्लेसमेंट करंट की कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने एक एम्पीरियन लूप बनाया है, और एम्पीरियन लूप किसकी बाउंड्रीज है, इस डिस्क सरफेस की बाउंड्री है, जो इसको डिस्क बनेगी, इसकी बाउंड्रीज जो ली है वो मैंने लाइन इंटीग्रल के लिए ले लिया है, एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए। ठीक है। तो इस पर लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, देखिए आप इस पर क्या लिखेंगे, आप इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट, इसको मैं ए बोल रहा हूँ, ए वन लूप बोल रहा हूँ, ए वन एम्पीरियन लूप। ठीक है ना। ए वन एम्पीरियन लूप पर इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर किसके बराबर होगा,
म्यू नॉट इंटू आई के बराबर हो जाए। आई जो उस इंस्टेंट पे करंट चल रही, क्या बुराई है इसमें? ठीक है ना। आई क्या है, उस इंस्टेंट पर जो करंट चल रही है, दैट इज द आई। उस इंस्टेंट पर जो करंट चल रही है यहाँ से जा रही है ना, इसको इस डिस्क को क्रॉस करने वाली, ये एम्पीरियन लूप जिस सरफेस की बाउंड्री होता है, उस बाउंड्री को क्रॉस करने वाली करंट क्या कहलाती है आपकी? यहाँ पर आती है आई एनक्लोज्ड। ठीक है ना। तो अब तक आपके लिए बाउंड्री हमेशा एक डिस्क सरफेस थी बेटा, तो आपको जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ कभी पता नहीं पड़ी। ठीक है ना। और ना ही इस केस के अलावा कभी जानने की जरूरत है, हम क्यों जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करें। ठीक है, बट यहाँ पर आपको एक और चीज जाननी पड़ेगी एम्पीरियंस लॉ के बारे में, कि जो आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पर लूप बनाया है इस तरह का एम्पीरियन। ठीक है। इस तरह का लूप है, तो इसको आप कैसी भी सरफेस बनाइए, आप किसी भी तरह की, हर तरह वैलिड होना चाहिए एम्पीरियन लॉ। ठीक है ना। एम्पियर्स ने ये नहीं बोला था कि ये बाउंड्री केवल डिस्क सरफेस की होंगी। समझ रहे हैं, एम्पियर ने ये बिल्कुल नहीं बोला था कि ये जो बाउंड्री है केवल डिस्क सरफेस की बाउंड्री है। आप इस बाउंड्री से ऐसी कोई स्ट्रक्चर बना दीजिए। ठीक है। तो भी इस बाउंड्री पर जो ये लाइन इंटीग्रल होगा, वो किसके बराबर होता है? म्यू नॉट आई एनक्लोज। आई एनक्लोज होता है उस सरफेस को क्रॉस करने वाली करंट। जैसे यहाँ पे सरफेस ये वाली थी, और यहाँ पे सरफेस ये वाली आ जाएगी। यहाँ पर सरफेस क्या बनाई मैंने? ये वाली सरफेस बना दी। बेटा ये बहुत कम लोगों को पता है, बट मैं बहुत गहराई से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, मेन में आता है लेकिन फिर भी कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन पता रहना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं। तो ये आपकी क्या है? टिफिन बॉक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। ये क्या है आपकी टिफिन, ये क्या हो गया, ये आपकी टिफिन बॉक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। ये क्या है आपकी टिफिन बॉक्स स्ट्रक्चर है, ये जो मैंने बनाई है इसको बोलते हैं टिफिन की तरह हो गया ना, एक तरह से टिफिन का ढक्कन है आपका, जो आप जो होता है टिफिन आपके जैसे भी। और ये टिफिन की बाउंड्रीज हैं। तो इस सरफेस पर लूप अब भी वही है बेटा, यही लूप है, बट ये बाउंड्री किसकी बाउंड्री बता रहा है? ये इस सरफेस की बाउंड्री बता रहा है इसको। ठीक है ना। इस सरफेस की बाउंड्रीज है, तो इस पर लाइन इंटीग्रल इस सरफेस के लिए भी वैलिड रहना चाहिए, इस लूप पे। ठीक है ना। कैसी भी सरफेस हो, एम्पियर ने जो लॉ स्टेट किया था, हम केवल यही वाली ले लिया हम। ठीक है ना। बट आपने उसमें पढ़ा होगा कि सरफेस कैसी भी हो सकती है, उसने एससीबी ने भी एक लाइन लिख रखी है। ठीक है, कि ये सरफेस कैसी भी हो सकती है, इसका डिस सरफेस होना जरूरी नहीं है, तो इस सरफेस की बाउंड्रीज को क्रॉस करने वाला करंट आ जाएगा फिर। ठीक है ना। ये जो करंट आ जाएगा आई क्या आ जाएगा? इस वाली जो मैंने टिफिन लिया है, इस सरफेस को क्रॉस करने वाली करंट हो जाएगी। जब आप डिस्क की बाउंड्रीज लेते हैं तो डिस्क को क्रॉस करने वाली होती है। ठीक है। बट ये इस सरफेस, ये पूरी सरफेस है, 3D सरफेस, कहाँ खत्म हो रही है? खत्म हो रही है, तो इसकी बाउंड्रीज होगी। ठीक है। तो इस पर जो लाइन इंटीग्रल होगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। तो ए वन के लिए तो आ गया, ठीक है। ठीक है। अब मैंने ये टिफिन बॉक्स स्ट्रक्चर पे लाइन इंटीग्रल किया इस पर, तो लूप वही है, डिस्टेंस विस्टेंस सब वही है। ठीक है। तो उस पर जो लाइन इंटीग्रल आ रहा है, वही लाइन इंटीग्रल यहाँ पर भी आना चाहिए, ए टू पर। समझ रहे हैं बेटा ध्यान से? लूप वही है, बट सरफेस अलग है, बस जिसकी वो बाउंड्री है लूप। वहां पर वो डिस्क की बाउंड्री है, यहाँ पर इस तरह से 3D टिफिन स्ट्रक्चर मैंने कंसीडर कर लिया है, कैसी भी स्ट्रक्चर ले सकता हूँ मैं। ठीक है। तो इसको टिफिन बॉक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसमें मैंने ले ली, इस तरह की मैंने सरफेस कंसीडर कर ली जिसकी बाउंड्रीज ये है। तो लूप अभी भी वही है, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल सम जीरो, सही है, वही आना चाहिए जो यहाँ पे इक्वेशन 1 से आ रहा है। बट यहाँ पे कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो क्या आप देख रहे होगा, करंट तो यही है ना, यहीं तक है बस। इस वाली सरफेस को करंट क्रॉस कर रही है क्या कोई सी? या इस तरह की कोई सरफेस को यहाँ पर कोई इस तरह कैसी भी सरफेस बना दूं, इसको कोई करंट क्रॉस कर रही है क्या? नहीं कर रही ना। तो ये डिस्क्रिपेंसी है बेटा, एम्पियर्स लॉ में सबसे पहली जो डिस्क्रिपेंसी बताई थी उसने यही बताई थी कि आपका जो लाइन इंटीग्रल है सेम सरफेस पर अलग नहीं हो सकता, क्योंकि बी वेक्टर तो जो है वो है इस पूरी सरफेस पर। यहाँ पर भी बी वेक्टर की वैल्यू वही है, आप लाइन इंटीग्रल करोगे वैल्यू एक ही आनी चाहिए। तो ये क्या हो रहा है इसमें? ठीक है ना। तो ये उसने एम्पियर लॉ ने एक कमी बताई, इसने मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ में एक ड्रॉप को निकाल लिया कि ये इक्वल क्यों नहीं हो रहे। ठीक है। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये आपका टिफिन बॉक्स स्ट्रक्चर है, जब उसकी बाउंड्रीज है, तो लाइन इंटीग्रल क्या होगा? म्यू नॉट इंटू आई, आई एनक्लोज मतलब इस सरफेस को क्रॉस करने वाली करंट। अब यहाँ पर तो डिस सरफेस को ये करंट क्रॉस कर रही है। ये जो डिस, ये बाउंड्रीज अगर आपकी, ये लूप अगर डिस सरफेस की बाउंड्री है, तो यहाँ तो करंट क्रॉस कर रही है, इसलिए म्यू नॉट इंटू आई आ जाएगा। और आपको पता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कर रहे हैं, तो करंट जीरो भी नहीं हो रही। ठीक है। बट यहाँ पर अगर कर रहे हैं सरफेस, मैंने ऐसी कंसीडर कर ली जिसकी बाउंड्रीज ये वाली लूप है,
तो इस पर जो लाइन इंटीग्रल होगा वो क्या होगा? अब वो भी वही आना चाहिए क्योंकि लूप तो वही है। सरफेस ही तो चेंज करिए, सरफेस के साथ चेंज नहीं होता है। ठीक है, सरफेस कैसी भी लो आप उस बाउंड्री पे बनने वाली। ठीक है ना, उस सरफेस को क्रॉस करने वाली करंट यहाँ पर आती है म्यू नॉट इंटू आई में। तो वो कितना है, जीरो है, तो इसलिए यहाँ पर अभी जीरो आ रहा है, तो ये शुड भी इक्वल होने चाहिए। बट इंटीग्रेशन शुड कम आउट टू बी सेम। बट integration in both cases integration in both cases must be same। ये सेम होना चाहिए था, हो नहीं रहा है हमारे। ठीक है, तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल ने अपना इमेजिनेशन दिमाग जो भी था उसमें बहुत तेज था मैक्सवेल, वो सब लगा दिया उसने। तो फिर उसने कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे अब तक पढ़ते आए हम, जैसे आपने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा पढ़ा कि नहीं? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सबको याद है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पैदा होता है? क्या रीजन होता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैदा होने का? बहुत बताया था मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को। बताइए जल्दी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक, आवाज नहीं आ रही है मेरे पास किसी की भी आजकल यार? अनिल बताइए, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों पैदा होता है? यार मेरे पास आवाज नहीं आ रही है आजकल, नहीं हो रही दिक्कत, पता नहीं, तो म्यूट हो गया हूँ मैं। हाँ तीशा, आवाज आ रही है क्या बेटा? मेरी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ तो बताओ हाँ तो इंड्यू मत बोलो यार, बोल नहीं रहे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों पैदा होता है? ये देखो, किसी को भी नहीं पता? हाँ, हाँ यही तो पूछ रहा हूँ, वेरी गुड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, तो मैक्सवेल ने सोचा क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है क्या? क्योंकि आपको पता है इस पर चार्ज चेंज हो रहा है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड को पैदा नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो ये उसने दिमाग लगाया कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर? ठीक है ना। यार ये मेरा वीडियो, और क्या मेरा नेट खराब हो गया क्या? हाँ रिकनेक्ट करो, रिकनेक्शन से काफी चीजें सही होती हैं। बताओ यार क्या हो रहा है? तो इस तरह से बेटा उसने देखो क्या सोचा, अब यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो उस वजह से एक करंट पैदा हो जाती है बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। देखो अब कैसे होती है।